वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ICAR नेट एकेडमी में। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं जो हमारा संबंधित है वीट क्रॉप से। वीट क्रॉप के बारे में हम फुल एनालिसिस करेंगे और उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो ICAR, JRF नेट, SRF, PhD, BHU, UG, PG कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इवन NSC की जो तैयारी कर रहे हैं, नेशनल सीट कॉरपोरेशन की, उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण साबित होगा। आई होप सो आप लोग यदि पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आज हम बात करेंगे वीट क्रॉप की। वीट क्रॉप जिसका नाम होता है टिट्रिकम एस्टिवम, बॉटेनिकल नेम है ये टिट्रिकम एस्टिवम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या अर्थात क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो 2n=42 होता है। यहाँ पे हम ऊपर बता ही दिए आप लोगों को, कवर ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट इन वन लाइनर के रूप में गेहूं के सारे तथ्य के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। पहले जो हमारा तथ्य रहा, फैक्ट रहा, वो रहा किंग ऑफ सीरियल किसे कहते हैं। मोस्ट ईजी भी है ये। तो ये होता है वीट। वीट जो होता है वो हमारा सीरियल में किंग कहा जाता है, अर्थात राजा कहा जाता है धान्य फसलों की। आगे बात करेंगे वीट प्रोटीन, क्या नाम होता है उसका, ग्लूटीन होता है। ग्लूटीन क्या होता है, तो ये कोलाइडल कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्लिएडिन एंड ग्लूटेनिन इन इक्वल अमाउंट, इन दोनों का जो ये दोनों कंपोजिशन होते हैं इनके इक्वल अमाउंट मिल करके ग्लूटीन में अवेलेबल रहते हैं। आगे बात करेंगे पियर्ल इंडेक्स, पर्लिंग इंडेक्स भी इसे कहा जाता है। तो ये क्या डिनोट करता है, ये हार्डनेस ऑफ ग्रेन अर्थात दाने की कठोरता को ये इंडिकेट करता है। यदि हाई वैल्यू ऑफ PI है, पर्लिंग इंडेक्स का वैल्यू हाई है, इसका मतलब है लोअर कार्नेल हार्डनेस। हार्डनेस जो है कार्नेल की अर्थात गेहूं के बीज की, वो कम है। आगे बात करेंगे इन्फ्लोरेसेंस। तो राइस के वीट के इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ईयर या स्पाइक। सीड इसका जो होता है वो कैरियोप्सिस होता है। आगे बात करेंगे कॉमन इंटरक्रॉप विथ वीट। गेहूं की बात हो रही है तो इसमें कॉमन इंटरक्रॉप कौन सा होता है, तो वो मस्टर्ड होता है। और इसमें जो गेहूं और सरसों का अनुपात होता है वो 9:1 का होता है। आगे बात करेंगे हम टेस्ट वेट ऑफ वीट ग्रेन। जो हमारा वीट का ग्रेन होता है उसका टेस्ट वेट कितना होता है। टेस्ट वेट होता है 100 बीजों का भार और सीड इंडेक्स जो होता है वो 1000 बीजों का भार होता है। तो टेस्ट वेट हमारा 40 ग्राम होता है। अगर यहीं पे बात किया जाए मोस्ट डोमिनेंट वीट ऑफ वीट, तो वो होता है फैलरिस माइनर। इसका टेस्ट वेट जो होता है वो 2 ग्राम होता है। आगे बात करेंगे जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्वार्फनेस इन वीट। जो गेहूं में ड्वार्फनेस के लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है नॉरिन 10। आगे बात करेंगे वेराइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कौन सी वेराइटी है जो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात ग्रीन हरित क्रांति में किसके कारण संभव हो सका। तो हमारा था लरमा राजो, सोनारा 63, सोनारा 64 और मायो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ देता है इनमें से 3 नहीं देगा, एक दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल वेराइटी है वीट की। तो आपको ये पता होना चाहिए कि लरमा राजो होता है, सोनारा 63 होता है, सोनारा 64 होता है और मायो 64 होता है। ये चारों वेराइटियाँ जो हैं गेहूँ की वो ग्रीन रिवोल्यूशन में शामिल की गई थी। आगे बात करेंगे एरिया एंड प्रोडक्शन। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है तो एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो यूपी में है वीट कल्टीवेशन की। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो वो भी यूपी में ही होता है वीट का प्रोडक्शन। और जो प्रोडक्टिविटी है वो पंजाब की है। पंजाब की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होती है, वो वीट की बात की जाए या राइस की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी के मामले में भारत में पंजाब सबसे आगे है। गेहूँ की जो प्रोडक्टिविटी है वहाँ 45 क्विंटल पर हेक्टेयर मापी गई है। आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन। देयर आर 4 मेन क्लास इन वीट ब्रीड। तो यहाँ पे सबसे पहला बात जो हम करेंगे वो है कॉमन ब्रेड वीट। जो कॉमन ब्रेड वीट पूछ देता है कि कौन सा नाम है, बॉटेनिकल नेम दे देता है, तो कॉमन ब्रेड वीट को हम कहते हैं टिट्रिकम एस्टिवम। ये कैसा होता है, तो ये हेक्साप्लॉइड होता है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर होता है 2n=42। आगे बात करेंगे इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई। तो ये भारत में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बोरलाग जी के द्वारा किया गया था जो मैक्सिको से लाए थे, इसीलिए इसे मैक्सिकन ड्वार्फ वीट भी कहते हैं। और ये जो था वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में, ये जो जी रिवॉल्यूशन लिखे हैं हम वो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, मेन भूमिका निभाया था टिट्रिकम एस्टिवम। आगे बात करेंगे इंडियन ड्वार्फ वीट। तो ये होता है टिट्रिकम स्फेरोकोकम। इंडियन ड्वार्फ वीट जो होता है इसका बॉटेनिकल नेम होता है टिट्रिकम स्फेरोकोकम। ये कैसा पौधा है, तो ये हमारा हेक्साप्लॉइड है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n=42। तो 2 इसमें हेक्साप्लॉइड हैं और 2
जो होते हैं वो टेट्राप्लॉइड हैं। तो जो इंडियन ड्वार्फ वेराइटी थी टिट्रिकम स्फेरोकोकम, वो ससेप्टिबल टू रस्ट डिजीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है बीएचयू के पीजी एग्जाम में भी और आईसीआर में भी एक बार ये सामने आया हुआ है क्वेश्चन। तो ये होता है, ये कौन सी वेराइटी है ऐसी जो रस्ट डिजीज के प्रति ससेप्टिबल है, तो हमारा टिट्रिकम स्फेरोकोकम, जिसे हम इंडियन ड्वार्फ वीट के नाम से जानते हैं। आगे बात करेंगे ड्यूरम या मैक्रोनी वीट, पूछ देता है बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो ड्यूरम या माइक्रोनी वीट, इसका जो बीएन होता है वो होता है टिट्रिकम ड्यूरम। ये कैसा होता है, तो ये टेट्राप्लॉइड्स है जिनमें 2n=28 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। यूज फॉर सूजी सेवई, सेमिया इसे लिखे गया है तो उसे सेवई आप लोग समझिए। सेवई प्रिपरेशन के लिए जो ड्यूरम या माइक्रोनी वीट होता है, जिसका बॉटनिकल नेम टिट्रिकम ड्यूरम होता है, वो दी बेस्ट क्वालिटी वाला वीट होता है जिसे सेवई और सूजी बनाई जाती है। तो याद रखिएगा बिल्कुल, ये फैक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आगे बात करेंगे ईमर वीट, जिसे हम टिट्रिकम डाइकोकम के नाम से जानते हैं। तो ये भी टेट्राप्लॉइड होता है जिनमें क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 2n=28 होती है। यूज्ड फॉर उपमा, उपमा बनाने के लिए गेहूं की कौन सी वेराइटी, कौन सा ब्रीड जो है वो सबसे फेवरेबल होता है, तो वो हमारा टिट्रिकम डाइकोकम, जिसे हम ईमर वीट के नाम से जानते हैं। आई होप सो मज़ेदार लग रहा होगा, तो लग रहा है तो लाइक करिए और लास्ट में जाकर के कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो सेशन कैसा लगा। और पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ज्वाइन जरूर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे एक भी वीडियो आप मिस ना कर। आगे बात करेंगे ओरिजिन ऑफ व्हीट, जो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है, तो साउथ वेस्ट एशिया, जिसे टर्की के नाम से भी जाना जाता है। स्पेसिंग ऑफ रो टू रो व्हीट, व्हीट में जो रो टू रो स्पेसिंग होती है वो कितनी होती है, तो 22.5 सेंटीमीटर होती है, रो से रो के बीच की दूरी। आगे बात करेंगे ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी ऑफ व्हीट, तो वो है हमारा हीरा मोती और अर्जुन। ये कब रिलीज़ की गई थी, तो ये 1970 में रिलीज़ की गई थी, जो हमारी ट्रिपल जीन ड्वार्फ वेराइटी हैं गेहूं की। आगे बात करेंगे सेंट्रल जिगजैग एक्सिस ऑफ व्हीट ग्रेन इस कार्ड, क्या कहते हैं उसे रैकिस कहते हैं। आप लोग समझे जिगजैग एक्सिस कहाँ होता है, तो जो बाली होती है, बाली में जब आप उसके दानों को, स्पाइक को हटा करके देखेंगे तो वहाँ पे एक जिगजैग तरह की जो डंडी रहती है जिस पे दाने बैठे रहते हैं हमारे, वो दिखाई देता है, तो उसे हम रैकिस बोलते हैं। आगे बात करेंगे फर्स्ट मैन मेड सीरियल, तो वो क्या होता है, तो वो टिट्रिकेल था। इसे किसके क्रॉस से प्रोड्यूस किया गया था, तो वीट और राई के क्रॉस से टिट्रिकेल को पैदा किया गया था, जो फर्स्ट मैन मेड सीरियल था। इसकी वेराइटी जो है वो कौन सी है, तो वो DT46 है। ये किसकी वेराइटी है, तो ये ट्रिटिकेल की वेराइटी है। आगे बात करेंगे टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड, व्हीट सीड के जर्मिनेशन के लिए कितना फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, तो वो हमारा 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इज़ आइडियल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड। आगे बात करेंगे प्रोटीन कंटेंट इन व्हीट, व्हीट में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो कितने अमाउंट में होता है, तो वो 8 to 11% ऑफ ग्रेन होता है, जो दाना होता है उसमें 8 से 11% तक प्रोटीन जो होता है वो वरी करता है गेहूं में। आगे बात करेंगे वर्ल्ड स्टेपल फूड ग्रेन कौन सा है, तो हमारा व्हीट आ जाता है। फॉर सेफ स्टोरेज मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन, जो गेहूं के दाने का सेफ स्टोरेज का मॉइस्चर कंटेंट होता है, अर्थात भंडारण करते समय गेहूं के दाने में कितने परसेंट नमी रहेगी तो वो अच्छे से सुरक्षित रख लेंगे हम उसको, तो वो होता है 10 से 12%। आगे बात, मैं थोड़ा सा हिंदी इसलिए यूज़ कर दे रहा हूँ कि कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा हेल्प हो जाए, बाकी आप लोग तो समझदार हो। टिट्रिकम एस्टिवम फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, तो टिट्रिकम एस्टिवम जो है वो पहली बार भारत में कहाँ से आया था, तो वो नॉर्मनी बोरलाग लाए थे मैक्सिको से। आगे बात करेंगे मॉइस्चर कंटेंट एट हार्वेस्टिंग स्टेज, हार्वेस्टिंग स्टेज पे मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, अर्थात जब गेहूँ की कटाई स्टार्ट करते हैं तो उस समय गेहूँ में कितने परसेंट नमी होनी चाहिए, तो वो हमारा 25 to 30% मॉइस्चर इज सफिशियंट फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ व्हीट क्रॉप। आगे बात करेंगे एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी व्हीट है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो वो करनाल बंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ होता है, इसी के द्वारा वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाती हैं। आगे बात करेंगे ड्वार्फिंग एजेंट फॉर व्हीट क्रॉप, जो व्हीट क्रॉप में ड्वार्फिंग एजेंट होता है वो कौन सा होता है, तो वो साइकोसिल होता है। आगे बात करेंगे इन व्हीट हाइब्रिडाइजेशन मेथड मोस्ट कॉमन यूज इन, व्हीट के हाइब्रिडाइजेशन मेथड में कौन सा मेथड तरीका है जो सबसे कॉमन रूप से, सामान्य रूप से यूज़ किया जाता है, तो वो गोजू मेथड होता है, जो व्हीट के हाइब्रिडाइजेशन में कॉमनली यूज़ किया जाता है। एब्सोल्यूट वीड ऑफ व्हीट इज, जो गेहूं का एब्सोल्यूट वीड होता है वो क्या है, तो वो चिनोपोडियम एल्बम होता है। आगे बात करेंगे बायो फर्टिलाइजर फॉर व्हीट इज, तो वो होता है एजोटोबैक्टर, जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर के रूप में व्हीट क्रॉप में प्रयोग किया जाता है।
आगे बात करेंगे मल्टी लाइन इन वीट आर प्रोड्यूस्ड बाई। मल्टी लाइन जो वीट का था वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, तो वो बैक क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। आगे बात करेंगे हम प्राइमरी रूट इन वीट दैट सपोर्ट एंड नरिश द प्लांट्स एट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जो आपका इनिशियल स्टेज पे प्लांट को सपोर्ट करता है और नरिश करता है, प्राइमरी रूट होती है, उसे कहते हैं हम सेमिनल रूट। आगे बात करेंगे हम सीड रेट क्या होता है वीट के फसल का, जो गेहूं की फसल है उसका सीड रेट क्या होता है बुआई के परिप्रेक्ष्य में। तो नॉर्मल सोविंग जो होती है वो 100 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कर दी जाती है। वहीं पे यदि लेट सोविंग या ब्रॉडकास्टिंग जिसे हम छिड़कवा मेथड कहते हैं तो वो कर दें तो वो हमारा 125 kg पर हेक्टेयर, चूँकि लेट रहता है, कुछ जर्मिनेट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन रहती हैं तो वहाँ पे कुछ सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, इसलिए हम सीड की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। आगे बात करेंगे डिबलिंग से। डिबलिंग मेथड से यदि हम सीड की बुआई कर रहे हैं तो वो 25 से 30 kg पर हेक्टेयर इनफ होता है। आगे बात करेंगे सबसे बड़ी बात सोविंग डेट क्या होती है, तो फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इज आइडियल सोविंग डेट ऑफ वीट क्रॉप। आगे बात करेंगे सोविंग मेथड क्या होता है, तो सोविंग मेथड बहुत होते हैं, डिबलिंग होता है, ब्रॉडकास्टिंग होता है। डिबलिंग में एक मेथड आ जाता है केरा और पोरा। केरा जो होता है वो देसी हल के पीछे हम फरों में बीज को गिराते हुए जाते हैं तो उसे केरा बोलते हैं, और जो पोरा होता है हमारा वो सीड ड्रिल की सहायता से जो बीज गिरता है वो पोरा होता है। सोविंग मेथड इंपॉर्टेंट FIRB फर्व होता है जिसे कहते हैं फरो इरिगेशन रेस्ड बेड। इसमें स्पेसिंग क्या होती है इरिगेटेड एरिया में वीट की, तो वो होता है 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर डेप्थ फॉर इरीगेटेड एरिया। इट इज़ सुटेबल फॉर इरीगेटेड एरिया वेयर द इरीगेशन इज अवेलेबल ऑन चीप प्राइस। या जो आसानी से हमारा इरीगेशन की जो फैसिलिटी है वो उपलब्ध हो जाती है, तो उसमें हम क्या रखते हैं स्पेसिंग इसकी 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर जो है उसकी डेप्थ है और ये जो है उसका डिस्टेंस है। आइसोलेशन डिस्टेंस तो वो दूसरे प्रोड्यूस करते हैं तो वो हो जाता है, लेकिन ये जो हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होता है और रो टू रो वो होता है 22.5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर गहराई होती है। और वहीं यदि बात की जाए रेनफेड कंडीशन में यदि हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो हमारा 25 से 30 सेंटीमीटर गुणे 5 से 6 सेंटीमीटर डेप्थ इनफ होता है। आगे बात करेंगे डेप्थ ऑफ सोविंग। जो मेन डेप्थ होता है नॉर्मल जो गेहूं का होता है वो 5 सेंटीमीटर डेप्थ जो होता है वो आइडियल होता है फॉर द सोविंग ऑफ व्हीट सीड, बिकॉज ये इन्फ्लुएंस होता रहता है। यदि टाल वेराइटी है तो उसका 6 से 8 सेंटीमीटर भी गहराई में हम उसको सो कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं, उसका बुआई कर सकते हैं। और यदि हमारा ड्वार्फ वेराइटी है तो 3 से 4 सेंटीमीटर पे भी हम उसको बुआई कर सकते हैं, बट जो ऑप्टिमम डेप्थ होता है वो 5 सेंटीमीटर आइडियल होता है। इरीगेशन की बात करें तो वीट के क्रॉप को 6 इरीगेशन की आवश्यकता होती है। जो फर्स्ट स्टेज होता है एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेज तो होता है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज इसे बोलते हैं, जो 21, ये DAS का मतलब है डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 21 दिन बाद हमारा CRI स्टेज आ जाता है। यहाँ पे सिंचाई करते हैं। और दूसरी सिंचाई जो हमारी आवश्यक होती है वो टिलरिंग स्टेज पे होती है, और यदि एक ही सिंचाई अवेलेबल है तो वो हम CRI स्टेज पे करेंगे, और दूसरी यदि 2 सिंचाई हमारे पास अवेलेबल है तो एक हम CRI पे कर देंगे, दूसरा जब हमारा ज्वाइंटिंग होता है उस समय कर देंगे। यदि 3 सिंचाई है तो CRI पे, ज्वाइंटिंग पे और मिल्किंग पे कर देंगे। और यदि 6 सिंचाई हमारे पास अवेलेबल है तो मैं तो वो सामने लिखा हूँ। CRI जो होता है 21 दिन के बाद करते हैं, आती है वो अवस्था। और जो टेलरिंग होता है, टेलरिंग स्टेज, वो 40 से 45 डे आफ्टर सोइंग पे हम सिंचाई कर देते हैं। और तीसरी सिंचाई जो होती है वो ज्वाइंटिंग स्टेज पे होती है, जो 60 से 65 DAS पे होती है, डे आफ्टर सोइंग, बुआई के 60 से 65 दिन के बाद। आगे बात करेंगे फ्लावरिंग स्टेज, 80 से 85 दिन बाद आती है, इस पर भी सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिल्किंग स्टेज जो है वो 100 से 105 दिन बाद आता है, और डफ स्टेज 115 से 120 दिन बाद। यदि हमारे पास 6 सिंचाई अवेलेबल है तो हम इन अवस्थाओं पर गेहूँ की सिंचाई कर हाई प्रोडक्शन ले सकते हैं। वीड जो होता है वो मोनोकॉट वीड, गेहूँ की फसल का वीड जो खरपतवार होते हैं उनमें मोनोकॉट वीड में 2 प्रमुख हैं। पहला होता है फैलरिस माइनर जिसे हम गेहूँ का मामा भी बोलते हैं, जिसका टेस्ट वेट 2 ग्राम होता है। और दूसरा जो वीट होता है वो अवेना फटुआ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ देता है मेन वीड ऑफ वीट क्रॉप, तो फैलरिस माइनर, अवेना फटुआ, ये 2 होते हैं मोनोकॉट में, एक बीजपत्री। और डाइकॉट अर्थात 2 बीजपत्री की बात की जाए तो वहाँ पर चीनोपोडियम और एनागेलिस और मेलीलोटस एल्बा, ये 3 जो है वो डाइकॉट वीट के रूप में आते हैं। अर्थात यहाँ से हमें निकल के आता है 5 जो खरपतवार हैं वो गेहूं की फसल के मुख्य हैं। सबसे पहला फैलरिस माइनर है, दूसरा एवेना फटुआ है, तीसरा चीनोपोडियम है, चौथा एनागेलिस है, 5वां मेलीलोटस एल्बा है। आई होप सो। और जो NPK रेशियो होता है वो हमारा 120 नाइट्रोजन रहेगा, 60
या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 0 से 0 को सब आप कट कर दीजिए, तो 12 6 4। अभी भी आपको कम करना है तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6। 6:3:2। आपको फंसाने के लिए पूछ सकता है कि गेहूं में ऑप्टिमम रेशियो है, सब कुछ दे देगा, एक उसी में डाल देगा 6:3:2। तो हमको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यही रेशियो ये दे दे या हमारा इस फॉर्म में दे दे 120 60 40, तो भी हमारा कोई अंतर नहीं आने वाला है। तो इसमें नाइट्रोजन 120 हो जाएगा, फास्फोरस हमारा 60 हो जाएगा, और जो पोटास है वो हमारा 40 हो जाएगा। आई होप से वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो ICR नेट एकेडमी आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी मेहनत लगता है इतना कंटेंट आपके लिए लाने में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।